हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, इसमें 23 तक देख चुके हैं लोग। ये 24वां टेस्ट है, तो ये देखा जाए इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए भारत का जो संसद बनता है वो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के बनता है। तो थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में समझाएं तो देखिएगा कि आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा लोकसभा के बारे में देखा जाए तो लोकसभा ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें चुनाव लड़ने के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ये तीनों तो समझ गए। और बाकी जितना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा और इसके डिटेल में देखा जाए, यहाँ पे दिया है राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 के तहत ये बताया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के आधिकारिक संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 देखिएगा कि लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 के ए में या क में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये भी याद रखिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता एवं उचित दिशा निर्देश देते हैं। तो ये भी याद रखना है। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये शुरुआत में हम बता दिए। और राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो 35 वर्ष होना चाहिए। और आर्टिकल जो 61 है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति को हटाने के प्रक्रिया इसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। और बाकी डिटेल में तो पढ़ा ही जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया है। तो ये आपका 2020 का करंट अफेयर है। तो अभी पढ़ के क्या करेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2-3 ही करंट अफेयर आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो राज्य के वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर पंचायती राज के बारे में बात किया जाए तो देखिएगा अनुच्छेद 243 के झ में यानी कि आई में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का बात किया गया है। और राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य वित्त आयोग पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस राज्यपाल को सिफारिश भेजने का कार्य भी करती है। पंचायती राज के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में है। देखिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा पंचायती राज को अनुसूची 11 के रूप में जोड़कर संवैधानिक मान्यता दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। यह संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा क्योंकि ये आपका बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन आंसर देख लीजिए, आर्टिकल आपका सी हो जाएगा। राधा कृष्ण माथुर को किया गया है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये क्वेश्चन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और देखिए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो ये याद रखना है। और देखिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था ये पूछेगा तो बताइएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारतीय थे। थोड़ा सा अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में देखा जाए तो सती प्रथा देखिएगा कि 1829 में इनके द्वारा अंत किया गया था। तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। हालांकि सबसे ज़्यादा कार्य देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर,
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग पटना जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खान का मियाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि खान का मियाँ मीतन घाट यानी पटना पर स्थित देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर है। आईने अकबरी में महान सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल साहिबा की चर्चा की गई है। इन्हें देश की पहली महिला सूफी संत होने का गौरव प्राप्त है। तो ये जरूर याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। आप जैसे जाइएगा लाल किला के अंदर तो देखिए सबसे पूर्व में जिससे लाल किला ऐसे हो गया, जब आप एंट्री लेते हैं तो इधर से घुसते हैं तो यहाँ पे जाइएगा तो आपका मोती मस्जिद मिलेगा और उसमें का मोती देखिएगा कि सभी अंग्रेज उखाड़ के लेके चला गया है लोग। तो जो छाजा देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें का, और उसके अंदर का दीवार देखिए सभी मोती उखाड़ा गया है। देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिल रास बानो बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनाया था। तो ये याद रखिएगा। और इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में बनाया गया था। इमारतें, स्थान और शासक देखिएगा, रबिया उल दौरानी मकबरा ये बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है, औरंगाबाद में है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है। तो ये देखिएगा अभी इसके बारे में हम बताए थे लोग। तो ये औरंगजेब हो जाएगा। लाल किला कहाँ पे है? तो दिल्ली में है और ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। देखिएगा कि मच्छी भवन मोती मस्जिद आगरा, देखिए आगरा में है और इसके निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। तो ये याद रखिएगा। संभल मस्जिद ये रुहेलखंड में है और इसके निर्माणकर्ता बाबर हैं। जामा मस्जिद रुहेलखंड में है और इसके निर्माणकर्ता बाबर हैं। जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है जिसका निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। देखिए जहांगीर का मकबरा आपका शाहदरा यानी लाहौर में है और ये नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो किसमें संभव है? तो देखिएगा समशीतोष्ण वन नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय वन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 8 का। तो सही है 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता के लिए ये वनस्पति और जीवों का पाया जाना ये संभव है क्योंकि देखिए कि यहाँ पे सालों भर आपका जो होता है बरसात होते रहता है कुछ कुछ, और यहाँ पे तापमान जो रहता है उच्च तापमान पे होता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधा और साथ में जीव जंतु सहचर रूप से रहते हैं लोग और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहने का ज़्यादा चांस है। देखिए जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम डब्ल्यू रोशन के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। जैव विविधता प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा और इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग जी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। जैव विविधता दिवस 2024 का थीम है योजना ही सब बने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक देश में होता है। तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर है। बेंगलोर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। कोलार हट्टी रायचूर कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन का क्षेत्र है। बिहार में जमुई के करमटिया में सोने की खान मिली है। तो ये याद रखिएगा, ये जमुई में मिला है। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, ये अभ्रक और तांबा ये सब पाया जाता है। देखिएगा कि इसमें दिया गया है विश्व में उत्पादन और भारत में। तो देखिएगा कि सोना उत्पादन में चीन 1 नंबर पे है और भारत में कर्नाटक हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोयला उत्पादन में चीन है और छत्तीसगढ़ भारत में हो जाएगा। तांबा उत्पादन में चिली है, मध्य प्रदेश भारत में हो जाएगा। चांदी मैक्सिको हो जाएगा, राजस्थान भारत में हो जाएगा। प्राकृतिक गैस रूस हो जाएगा, भारत में असम हो जाएगा। कच्चा तेल देखिएगा कि अमेरिका हो जाएगा और भारत में आपका राजस्थान हो जाएगा। यूरेनियम आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, भारत में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और निकेल इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत में उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 2020 F1 ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये तो करंट अफेयर का है उस समय, तो इसे काटिए आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो ये आपका माँ हो जाएगा। देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे बना दिया गया है तो हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, तो ये यहाँ पर देखिएगा इसका ये माँ से संबंधित होगा, लड़का जो होगा। तो ये स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक निश्चित कोट में गोल को JRDO लिखा जाता है।
उसी कूट में प्लान को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी का मान कितना होता है, ओ का मान कितना होता है, ए का मान कितना होता है, एल का मान कितना होता है। तो देखिएगा कि जी का मान 7 हो जाएगा और उसके बाद ओ का मान 15 हो जाएगा, ए का मान 1 होता है, एल का मान 12 होता है। देखिए कि 7 के जगह पे यहाँ पे आपका 10 दिया गया है, तो प्लस 3 है, 15 और 3 18 यहाँ पे, तो 3-3 का क्रम बढ़ रहा है। तो देखिएगा कि ये तो बहुत आसान है, आपका 3-3 के क्रम बढ़ाइएगा तो 16 3 19 हो जाएगा, 19 पे एस आता है। एल 12 है तो 3 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, तो एस और एल 15 तो ओ हो जाएगा। ए में 3 जोड़िएगा तो डी हो जाएगा, एन ये 17 हो जाएगा तो आपका क्यू हो जाएगा। तो एस ओ डी क्यू, तो एस ओ डी क्यू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य आपका 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान है, आपका 500 ग्राम बढ़ेगा तो इसमें कितना 34 दे दिया गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका 64 हो जाएगा। और इसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है 34 + 1 35 हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे भार कितना बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है, तो ये आपका हो जाएगा, तो घटाइएगा इसमें तो आपका 64 kg आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। तो देखिए कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ बना दिया गया है, आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। ये भी हम भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, भाजा हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें देखिएगा एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAG में लिखा जाता है, तब उस कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 16 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 9 है और ये 12 है। ऐसे आपको याद होना चाहिए एकदम। तो देखिएगा कि ये आपका यहाँ पे 16 है तो 14 दिया गया है तो -2, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 दिया गया है -2, तो ऐसे ही -2 2 2 करके दिया गया है। तो देखिएगा कि यहाँ पे भी हम लोग -2 2 करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20 में से 2 जाएगा 18, 18 पे आर आता है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 पे एम आता है। तो ऐसे ही करते जाएंगे लोग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि उस आकृति को जो इसे पूर्ण करेगा। तो इसमें देखिए अपने मिलान करना है और मिलान करने के बाद तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक वृत्त ऐसे पूरा होना चाहिए, तो जो भी इसमें से आएगा तो जैसे कि ये है तो इधर होना चाहिए ऐसे। तो देखिए ये तो इसमें ले जाएंगे लोग तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये आपका सही यहाँ पे जा रहा है। और ये अगर देख रहे हैं लोग तो देखिए कि सभी वृत्त में ये लाइन डॉट कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, तो सी भी गलत है, ये तो उल्टा ही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकदम सेट कर जाएगा। यदि किसी संख्या का 25% आपका 225 है तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो इस संख्या का राइट आंसर आपका देखिएगा कि 225 है, तो x बराबर 25 225 गुना 100 और बटा में 25 आ जाएगा, तो ये 900 आ जाएगा। देखिए कि ये तो आपका ए सही है और ये यहाँ पे बना भी दिया गया है। हम एक और भी आपका एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन और आपका आंसर पहुँच जाएगा। देखिए 25 से अगर हम लोग इससे भाग देंगे लोग तो ये 9 बार में कट रहा है, यानी कि एक का मान कितना आ गया 25 आ गया, तो 100 का मान लेके आना है 100% का। तो 100 में कितना जीरो होता है 2 होता है, तो 9 पे 2 जीरो बैठा दीजिए 900 हो जाएगा। तो एकदम मौखिक आपसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो 17 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 9 17 और 33 और 65 दिया गया है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा। तो देखिए 5 में ये 4 जुड़ा, फिर 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और फिर 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, तो इसमें 64 जुड़ेगा तो 129 हो जाएगा। तो ये तो एकदम ईजी था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दूसरे का मेथड भी यहाँ पे दिया गया है तो वो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। पूछा जा रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 सादी बर्फियाँ हैं। वह उनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में हो तो न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे बनाया गया है और इसका SCF ले लिया गया है और उसके आधार पर बनाया गया है।
तो राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ बताइए मीटर में। तो इसका बीमा बताएंगे लोग, तो 20 और 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग 21 नंबर कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं लोग बिना कुछ बदले हुए। तो जो मत्स्य है ये संस्कृत शब्द है और हिंदी शब्द तो मछली हो जाता है। तो ये देखिए कि तत्सम शब्द में आ जाएगा। तत्सम का उद्भव रूपी है मछली, और मोर मक्खी मीठा तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। मोर का तत्सम रूप मयूर है, और मछली का जानते ही हैं कि तत्सम रूप मच्छी का हो जाएगा मक्खी का, सॉरी, और मीठा का आपका हो जाएगा मिष्टी या मिष्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची है। अच्छा सॉरी, लता का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो ये भेक जो है ये लता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बल्ली वेली और प्रदान ये सभी लता का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि सेम ही उसका मीनिंग निकले। तो लता का पर्यायवाची बेली, बली, बेलारी और प्रतान आदि ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। तो शोभा का पर्यायवाची देखना है तो इसमें देखिएगा शोभा का पर्यायवाची सुषमा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 23 का बी दिया गया है, चलिए सही है। और भी देखिए सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य, सुंदरता, चमक, सजावट ये सब है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकीर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा और देखा जाए, देखिए कि सूर्य बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकीर्ण होता है तथा अधिक दूर तय करती है। प्रकाश के मार्ग में जल बूंदे और धूलकण आदि प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना परिकीर्ण कहलाता है। रेले के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका परिकीर्ण उतना ही कम होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बैगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्ण सर्वाधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्ण न्यूनतम होता है। आकाश का रंग नीला और समुद्र का रंग आपका नीला परिकीर्ण के कारण ही दिखता है, तो ये याद रखिएगा। प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का कारण देखिए और थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आकाश से अगर ऊपर देखा जाए यानी सैटेलाइट से ऊपर देखा जाए तो ब्रह्मांड कैसा दिखाई देगा, तो ब्रह्मांड काला दिखाई देता है। और देखिएगा यहाँ से पानी में उत्पन्न हुए बुलबुले का चमकना ये किस कारण से होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी हो जाएगा। मरीचिका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग परिकीर्ण के कारण दिखाई देता है। और सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्ण सबसे कम होने के कारण दिखाई देता है। इसीलिए देखिएगा कि खतरा के सिंबल में लाल रंग को रखा जाता है ताकि परिकीर्ण का मतलब वो ज़्यादा छितराए नहीं। और देखिए कि साबुन के बुलबुले का रंग बिरंग दिखना ये किसका कारण है, तो व्यक्तिकरण का कारण है। इंद्रधनुष का दिखना वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन हो जाएगा। और दरवाजे यानी दरारों से आने वाले प्रकाश का फैलना विवर्तन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो देखिए कि ये दूरी मापता है प्रकाश वर्ष। और इसका थोड़ा सा देखा जाए कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसके बाद देखिएगा कि एक वर्ष में जितना प्रकाश चलता है उसी को एक प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 और इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और वो किलोमीटर में देखिए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो देखिए कि 1000 मीटर का क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे घट जाएगा 3 जीरो, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये आसानी से कोई भी एक याद कर लीजिएगा तो आसानी से दोनों याद रहेगा। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। सबसे स्पीड में ये निर्वात में ही गमन करता है। ऊर्जा का मात्रक जूल क्या होता है, तो इसका देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये देखिएगा। समय का मात्रक सेकेंड होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो ये सभी पॉइंट थोड़ा थोड़ा याद करते रहना है और हम याद करवाते रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि आपका एसआई मात्रक जो 7 होता है मूल मात्रक, तो उसका यहाँ पे दिया गया है। तो विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। प्रेरक का हेनरी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और पदार्थ की मात्रा का मोल और तलीय कोण का रेडियन और
घन कोल का स्टेरेडियन होता है। सातों इसमें नहीं है, हालांकि इसमें समय में ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, और इसमें देखिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है 26 में, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो पलायन वेग का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की पृथ्वी से ऐसे स्पीड से फेंका जाए कि फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को वो तोड़ते हुए बाहर निकल जाए और फिर पृथ्वी पे लौट के ना आए। तो इसमें देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से फेंकना है कि उतना दूर चला जाए। तो इसके बारे में देखिए कि थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर है, और वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गुरुत्वीय ऊर्जा के परिणाम के बराबर हो तो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, पलायन वेग कहलाती है। सूर्य का पलायन वेग आंतरिक कोर में देखिएगा कि 617 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और बाह्य कोर में 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग देखिएगा कि 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह मान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/5 गुना है, इसलिए चंद्रमा पर वातावरण नहीं है इसका, इसी के कारण। ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग देखिएगा कि 60 किलोमीटर प्रति सेकंड का बृहस्पति का है, तो ये याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह तो सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है आपका प्राथमिक सेल। देखिए कि जैसे आपका टॉर्च हो गया या बैटरी हो गया, जो टॉर्च में देखिए कि उसमें जो मटेरियल भरा होता है वो आपका प्राथमिक सेल के अंतर्गत ही आएगा, तो ये याद रखिएगा। प्राथमिक सेल देखिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत सेल का दृष्टि धारा उत्पन्न होती है, और आगे देखिएगा कि दृष्टि धारा को इन्वर्टर की सहायता से प्रतिवर्ती धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा रूपांतरण यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो देखा जाए। डायनोमो देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तन कर देता है, और विद्युत मोटर देखिए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत सेल देखिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार को देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और सोलर सेल को देखिए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये चेंज करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो देखिए कि ये विद्युत ऊर्जा का इकाई है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि वाट यानी डब्ल्यू से इसका डिनोट किया जाता है, किलोवाट के डब्ल्यू, और मेगावाट एम डब्ल्यू हो जाएगा, इसकी शक्ति है। वाट घंटा देखिए किलोवाट घंटा, और ये मेगावाट घंटा, ये सब आप देख लीजिए। और विद्युत वोल्टेज की इकाई वोल्ट होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, और 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 किलो वाट आपका देखिएगा कि कितना हो जाएगा, तो 1000 बाटा 746, और अश्व शक्ति का ये मान दिया गया है, तो ये याद रखेगा। इसका मान निकालेंगे तो 1.34 हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। 1 हॉर्स पावर का बराबर होता है 746, ये जरूर याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, उसमें थोड़ा सा हम आपको पहले समझा दें, उसके बाद देखिएगा कि 3 दृष्टि दोष समझिए। एक सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए दूर का वस्तु देखने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और वहीं पे दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और समय के साथ साथ यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो निकट और दूर दृष्टि दोनों खराब हो जाता है आँख, तो उस कंडीशन में जो चश्मा बनता है, तो देखिए कि नीचे कौन सा लेंस रहेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, और ऊपर कौन सा लेंस रहेगा। ऐसे रहता है अपने दादाजी का देखिएगा, तो नीचे आपका रहता है उत्तल लेंस और ऊपर रहता है अवतल लेंस, तो ये याद रखिएगा। इसी के बारे में यहाँ पे समझा दिया गया है, तो ये आप देखिए तो वही चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता देखिएगा कि उच्च प्रतिरोध, और पहला और छोटा हो जाएगा, तो देखिए कि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से देखा जाए। फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। देखिए कि फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज तार का निर्माण शीशा एवं टीन से होता है, तो ये याद रखिएगा। फ्यूज तार में शीशा 63%, टीन 37% होता है। फ्यूज तार फिर शॉर्ट सर्किट, ओवरफ्लो और हाई वोल्टेज इत्यादि से परिपथ की रक्षा करता है।
MCB का पूर्ण रूप क्या है, तो मिनीचर सर्किट ब्रेकर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सॉरी ऑप्शन इसमें कहाँ से आ जाएगा, ये देख लीजिए इसका फुल फॉर्म, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परासरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि इंद्रधनुष देखने के लिए प्रक्षेपण का पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। और देखिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषता क्या है, तो सबसे भीतरी चाप बैगनी और बाहरी लाल होती है और प्रेक्षक की आंख में आंतरिक कोण 42 डिग्री होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक चमकदार होता है। दो अपवर्तन एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने पर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष की विशेषता देखिएगा कि दो अपवर्तन दो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन होने पर द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। सबसे भीतरी चाप लाल एवं बाहरी बैगनी होती है। प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 52.5% हो जाए 5 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, और यह अपेक्षाकृत कम चमकदार होता है। इंद्रधनुष मिशन देखिएगा कि शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। इसमें 7 प्रकार के बीमारियों के टीकाकरण के लिए देखिएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलिया, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये सब हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। तो ये तो आप पहले भी जानते होंगे। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। और देखिए कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तथा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर्स का और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। विश्व में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले पीएच मान के बारे में समझ लिया जाए। तो पीएच मान देखिए कि इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और देखिए पीएच मान आपका 0 से 14 के बीच में अंकों में दर्शाया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए कि 0 से 7 अगर हो तो इसे अम्ल बोला जाता है, अगर 7 हो तो इसे उदासीन बोला जाता है, और 7 से 14 अगर हो इसके बीच में तो इसे क्षार बोला जाता है। अम्ल थोड़ा सा खट्टा और क्षार थोड़ा सा आपका तीखा टाइप का लगता है, और जो ये उदासीन है तो इसका कुछ नहीं लगता है। तो पीएच रक्त का पीएच मान आपका कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो आप बताइए कि ये किस में आएगा, क्षार में आएगा कि अम्ल में आएगा। तो 33 का राइट आंसर डी सही हो जाएगा, और उसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्षार के अंतर्गत। तो चलिए आगे देखिए कि लार का जो पीएच मान होता है 6.5 हो जाएगा, दूध का पीएच मान 6.4, और मूत्र का जो देखिएगा कि 6 हो जाएगा। शराब का 2.8 हो जाता है, सिरका का 2.4, और नींबू का 2.2 हो जाता है। तो इसमें तो आप आसानी से क्षार और अम्ल छांट लीजिएगा, जो 7 से ज़्यादा होगा वो आपका क्षार हो जाएगा, 7 से जो कम होगा अम्ल हो जाएगा। देखिए मानव शरीर 7 से लेके 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये 22 मई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो देखिए 22 मई को मनाया जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, ये 2024 का थीम योजना का हिस्सा बने ये था। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली और तथा पालतू जीव जंतु और पादपों की प्रजाति बहुलता को जैव विविधता बोला जाता है, तो ये आप तो पहले से भी जानते होंगे। जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेल ने 1985 में किया था, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे देखा जाए, रियो 1992 में देखिए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है, और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता देखिए कि
पश्चिमी घाट है जो विश्व में 8वां स्थान पे है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपाड़ा है, तो ये याद रखिएगा। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ पे साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करती है। देखिए कि जल्दपारा पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा असम में एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो क्वेश्चन बार बार आता है। राष्ट्रीय देखिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है और वहीं पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए कि ये गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो केरल में स्थित है। तिरुपुर जिले में नंजरायन टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु का अगस्ता मलाई भारत का 31वां हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व देखिए भारत का 33वां है, तो ये आप याद रखिएगा। औरन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जापान के क्योटो में 1997 में यह प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में क्योटो प्रावधान किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावित हुआ था, तो ये याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करती है, तो कौन सी कोशिकांग ये विभेदन करता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा देखिए कोशिका पादप और जंतु में क्या अंतर है, तो जो कोशिका भित्ति होता है ये आपका पादप में पाया जाता है और जो कोशिका झिल्ली होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए कोई पेड़ पौधा को अगर टच कीजिएगा तो वो क्या होता है कि ठोस होता है और वो कोशिका भित्ति के द्वारा ही ठोस होता है। कोशिका जो झिल्ली होती है ये आपका थोड़ा इस प्रकार का होता है और कोशिका जो भित्ति होता है ये चरकूट होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया होगा, तो देखा जाए कोशिका भित्ति या पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए यह सेलुलोज का बना होता है, यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता करता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, इसे आमतौर पर म्यूरिन के नाम से जाना जाता है, का बना होता है। और राइबोसोम के बारे में देखिए कि सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जे.ई. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, तो ये याद रखिएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए कि राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका और खुरदुरी अंतरप्रदली जालिका में भी मिलती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है। तो देखिए केंद्रक कहाँ होता है, तो मान लीजिए कि ये कोशिका है तो केंद्रक सबसे बीच में होता है और केंद्रक झिल्ली जो होता है यहाँ पे अर्धपारगम होता है, तो यहाँ पे होता है। और केंद्रक द्रव देखिए कि इसके अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी के आसपास में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज की गई, तो न्यूटन की खोज किया गया, तो देखिएगा कि आपका चैडविन के द्वारा ये खोज किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया, तो ये याद रखिएगा। और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मूल कण हैं, तो ये याद रखिएगा। किसी भी देखिए कि आपका जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका नहीं सॉरी किसी तत्व का एटम है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसका चक्कर लगाता है। और देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में स्थिर होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज वाली
किसके द्वारा किया गया? तो पावली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस में एक स्थानीय पक्षी था। डोडो उड़ने में सक्षम नहीं था, ये बहुत बड़ा पक्षी था। और देखिए कि इस जाति का कोई भी सॉरी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। इस जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे कि डायनासोर, मैमथ, डोडो, लाल टोटा, ब्लू बक। भारत में विलुप्त जानवरों में प्रमुख है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। देखिए कि संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जीवों की सूची में IUCN रेड डाटा बुक के माध्यम से जारी किया जाता है। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तमिलनाडु में गीधों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा, देखिए कि हेलुसिनेशन हो जाता है, यानी भ्रमण हो जाता है, ये बीमारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोकीन के अतिरिक्त खुराक के कारण हेलुसिनेशन, भ्रमक हो जाता है। कोकाइन देखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर एक उत्तेजित या क्षुधा मारक है। कोका पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया गया है एरिथ्रोसिजुलियम कोको। थोड़ा सा और बड़ा किया जाए तो देखिएगा, इस पौधे की उत्पत्ति का स्थान दक्षिणी अमेरिका है और इसमें कोक एल्काइड की या कोकेन प्राप्त किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। कोकेन को सामान्य रूप से कोक या क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। बारब्यूरेटस, एम्फीटाइमिन्स और बेंजोडाइजेमिन्स और लार्जिक अम्ल, डाइथाइलामिस या LSD अन्य समान प्रकार के ड्रग्स हैं जो सामान्य मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन या अनिद्रा के उपचार हेतु दवाइयों के रूप में दी जाती है। इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। देखिएगा कि मिर्गी एक विकार है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जिससे बार बार दौरा पड़ने लगता है। हाइपोपोनिक्सिया की अवस्था में शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये याद रखिएगा। इंसोमिया में निंद्रा ठीक से पूरी नहीं होती है, इसमें हमेशा आलस्य जैसा लगता है, यह चिंता या अवसाद के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है? तो देखिएगा ये वो सीधी अवस्था में होता है, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधी अवस्था में होता है, तो ये याद रखिएगा। जंगल पारितंत्र में जीवों की संख्या के आधार पर पारितंत्र पिरामिड सीधा होता है। देखिएगा कि वृक्ष, वन, पारितंत्र और पिरामिड उल्टा होता है। द्रव्यमान यानी मास के आधार पर जंगल और वृक्ष पारितंत्र सीधा एवं तालाब पारितंत्र उल्टा होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। गामा किरण का सबसे कम विकिरण होता है, तो इसके बारे में देखिएगा, पीछे तो क्लास में देखे थे लेकिन फिर से देख लिया जाए। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य देखिएगा कि 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। गामा विकिरण का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻13 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। गामा किरण की खोज हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। एक्स किरण की खोज रोजेंट ने की थी। अल्फा कण धनात्मक और बीटा कण ऋणात्मक होता है। देखिए कि अल्फा कण आपका 4 और 2 हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये किसका मान दिया रहता है और नीचे तो द्रव्यमान संख्या है और एक है आपका द्रव्यमान भार हो जाएगा, द्रव्यमान क्रमांक हो जाएगा। तो नीचे वाला तो ये क्रमांक है, ऊपर वाला भार है। तो देखिए कि हीलियम प्लस प्लस यानी कि इसमें 2 प्रकार का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आयन होता है। बीटा किरण देखिए इलेक्ट्रॉन है और जबकि गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। औरक विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो देखिए ये पादप यानी पेड़ पौधा छोटा छोटा, इसके टीटा खाता है लोग, जो सुगा हम लोग बोलते हैं लोग, राम जी के सुगा, ये इसे कीट बोला जाता है। और उसके बाद देखिए कि कीट को पक्षी खाता है लोग, तो ये आपका सही है। और पादप, पक्षी, घास ये तो नहीं हो सकता है, घास लास्ट में कैसे आ जाएगा, ये भी पाद ब्लॉक ये भी नहीं आएगा और ये भी आपका गलत है, तो ये तीनों गलत है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि जीव जंतुओं के बीच खाने के क्रम को आहार श्रृंखला कहा जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम निश्चित होता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता इसे बोला जाता है, जैसे कि इसमें गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ और चूहा।
इसमें आ जाएगा द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता बोला जाता है जिसमें लोमड़ी भेड़िया आ जाएगा। तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता गिद्ध, आपका सांप, बाज, ये सब आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम आपको समझाएं तो जिससे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे घास है, तो घास को ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता इस पे निर्भर रहता है लोग, और इस पे दूसरा पे निर्भर रहता है लोग ये द्वितीय श्रेणी के, और ये तृतीय श्रेणी का जो रहता है लोग प्रथम और द्वितीय दोनों पे निर्भर रहता है लोग। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि देखिएगा कि सांप तृतीय उपभोक्ता है और मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और प्रथम उपभोक्ता टीडा है। घास आपका एक उत्पादक है, तो घास को कौन खाया, तो टीडा खाया, और टीडा को कौन खाया, तो मेढक या सांप खा, और मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, तो बाज खाएगा। तो ये अब एक क्रम बनते जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए हरे पेड़ पौधा ये उत्पादक है और हिरण शाकाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। हालांकि कुछ समय तक गुजरात भी था। पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत होता है, यानी कि इसको जितना बार उपयोग कर लीजिए इसमें घटेगा नहीं। तमिलनाडु ने जून 2022 तक उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना की। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये डाटा पुराना है, अभी का डाटा हम लोग देखा जाएगा करंट अफेयर में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद चौथे स्थान पे नहीं है, तीसरा स्थान पे है, जर्मनी को पीछे कर दिया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि विस्तृत व्याख्या हेतु सेट 10 का, अच्छा ये पीछे जाके देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। विटामिन ए को देखिएगा कि इसका रासायनिक नाम एंटीनॉल है, और ये गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गाजर, मूली, शलजम और उसके बाद आम, कटहल, ये सब में अच्छा खासा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसके कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थाका नहीं जमता है। और देखिए कि रक्त के थाका बढ़ने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजियम है, तो ये याद रखिए। विटामिन B1 थायमिन इसका नाम है, इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ये क्वेश्चन आपका छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का है। 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर गांधी जी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह है, तो ये आपका चंपारण हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में, चंपारण के बारे में जाना जाए तो देखिए चंपारण में जो यहाँ पे होता था लोग, अंग्रेज या कहें कि यहाँ पे व्यापारी, तो अग्रिम राशि कर लेता था लोग, और किसी के पास अगर 20 बीघा खेती है तो 3 बीघा उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था लोग, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे स्थानीय एक नेता रहते हैं राजकुमार शुक्ल, और वही गांधी जी को यहाँ पे आमंत्रित किए और गांधी जी यहाँ पे आए। तो एक बार फिर पढ़ लिया जाए टोटल, उसके बाद जो भी छूटेगा हम बता देंगे। तो देखिए कि 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी लौटे, और इसके अवसर पे प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी 1853 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। ये दादा अब्दुल्ला आपका गुजरात के थे। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था, जिसमें कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। चंपारण सत्याग्रह के सफलता नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो सहयोग देखिए, इस समय महात्मा गांधी बरदौली में थे। देखिए कि असहयोग आंदोलन 1920 में ये शुरू किए थे, ये आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह में देखिए कि इनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। और देखिए कि ये आपका कुछ इसमें भर दिया गया है, कोई क्रम से नहीं दिया गया है। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूसा।
में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। जीबी पंत विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबन करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 359। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार के निलंबन के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निरस्त निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है, बाकी कुछ विदेशी नागरिकों को भी इसमें मिला हुआ है। तो मौलिक अधिकार के बारे में तो आधा अधूरा यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसे हम पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ था, कुछ वहाँ के मजदूरों को दिया गया था। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया था, तो ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया था और इसे मैग्नी कार्टा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। उसके बाद देखिए भारत का जो मौलिक अधिकार है यूएसए के संविधान से हम लोग प्रेरित होकर यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं लोग। मौलिक अधिकार देखिए कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में ये बताया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो देखिए कि न्यायालय में परिवर्तनीय कैसे है, तो दो प्रकार से। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवारी दिया गया है और हाई कोर्ट भी इसका जिम्मेवारी लेता है। यानी कि अगर हम लोगों का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो हम लोग सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं लोग या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट देखिए कि आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रिट जारी करके मौलिक अधिकार लागू कराने का प्रयास करता है। वहीं पे देखिए कि हाई कोर्ट 226 जो आर्टिकल है इसके तहत ये रिट जारी करता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 51 नंबर। भारत की जनगणना 2051 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए कि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, स्त्री हो या पुरुष दोनों भी हो तो सबसे कम है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.1% है। उड़ीसा की महिला साक्षरता दर 64.36 है और उत्तर प्रदेश की 57.2 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो पुरुष में भी केरल होगा, महिला में भी केरल है। अगला क्वेश्चन है जैमेक्स 2020 भारत और देश के बीच ये हुआ। तो देखिए भारत जापान के बीच में हुआ, लेकिन ये हर साल होता है तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मतलब 2020 का ये है, लेकिन ये कभी भी पूछ सकता है क्योंकि हर साल होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत स्वर्ण किस जैन संत के साथ गया था या गए थे? तो देखिएगा कि किनके साथ गए थे, तो भद्रबाहु के साथ गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड तो अगर बताएं तो देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। और पूछेगा आपके कि किसके सहायता से, तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य। तो चाणक्य के सहायता से ये मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। और मौर्य नाम रखने का प्रमुख कारण है इनके माता के नाम पे रखा गया है। इनके माता का नाम था मोरा और मोरा के नाम पे ही मौर्य वंश पड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पे थे तो ये माना जाता है कि सिकंदर के साथ इनका मुलाकात हुआ था। हालांकि सिकंदर जब ये भारत में आया था तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन मगध का शासक था, तो धनानंद था। तो ये याद रखिएगा कि धनानंद मगध पे शासन कर रहा था उस समय। और चंद्रगुप्त के द्वारा धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया। ये नंद वंश का अंतिम शासक था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत अनुसार उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु की दीक्षा ले ली भद्रबाहु के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। तो देखिए कि उपवास के द्वारा शरीर त्याग की जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे जीवन का मूल्य समाप्त हो चुका है, यानी कि जीवन का जो मेरा मकसद है वो खत्म हो चुका है, अब हमको अपना चले जाना चाहिए,
इस दुनिया को छोड़ के। तो उस कंडीशन में क्या करता है लोग कि सब कुछ अपना त्याग के और जंगल में जाके शांत अवस्था में बैठ जाता है लोग। धीरे धीरे शरीर गलना स्टार्ट होगा और धीरे से उनका देहांत हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है संलेखना या संथारा विधि। तो ये याद रखेगा। और ये जैन धर्म का विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है। उसके माता का नाम मोरा था। तो ये यहीं गए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थकों का जीवन लिखा है। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व, अन्य स्रोतों में 300 ईसा पूर्व में मिलता है। पाटलिपुत्र में स्थल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। यह संगति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसी संगति में जैन धर्म स्वयंवर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया। एक स्वयंवर यानी कि जो श्वेत कपड़ा पहनने वाले थे, और दिगंबर यानी कि जो महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत था उसके मानने वाले थे, और ये कोई कपड़ा नहीं पहनते थे यानी नग्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पंचतीर्थ का संदर्भ किससे है, तो वह क्या है, तो सामाजिक समावेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखिए कि 2017 में केंद्र सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को ये मिला के पंचतीर्थ बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है शैक्षणिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। तो ये तीनों दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो देखिए कि महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लेके आया गया। इसमें बिना दलील, बिना वकील, किसी को भी संदेह के आधार पर पकड़ के जेल में डाला जा सकता था। देखिए कि रॉलेट एक्ट ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि देखिए कि दो ऐसे व्यक्ति थे लोग, जो एक सेफरू थे और एक किचुन थे, और दोनों डॉक्टर थे। तो ये इनको गिरफ्तार करके अंग्रेज और जेल में डाल दिया था लोग। काल बैसाखी के दिन आपका जलियांवाला जो बाग है, ये एक आपका बगीचा था, या कहें कि पार्क था। बगीचा नहीं बोलेंगे, पार्क बोलेंगे। और इसमें जाने का एक ही रास्ता था। और वैशाली के दिन देखिए कि यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है पंजाब में बहुत ज़्यादा, उसे लोहारी के रूप में भी जाना जाता है, या बैसाखी के रूप में उसे जाना जाता है। तो इसमें सभी कोई जितना बहुत सारा व्यक्ति था लोग, आसपास के गांव का इकट्ठा हुआ था लोग। और उसमें कुछ ऐसे चंद व्यक्ति भी था लोग कि जो किचुन, सफरून और इन दोनों व्यक्तियों के सपोर्ट में यहाँ पे एक सभा कर रहा था लोग। तो देखिए कि निर्दोष व्यक्ति था लोग बहुत सारा। और इसी समय देखिए कि जनरल ओडायर सैनिक लेके आता है, और ये गेट पे सभी सैनिक को खड़ा कर देता है और गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। इसमें कंडीशन क्या था कि ये चारों तरफ से ईंट से घिरा हुआ था, 10-15 फीट ऊंचा, और साथ में इसके आसपास में बहुत सारा घर था, तो जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसमें भाग नहीं सकता था। तो देखिए कि गोली से बहुत आदमी मरा, बहुत आदमी भगदड़ से मरा, और जो आदमी बचा अपनी जान बचाने के लिए एक कुआं था, कुआं में फन गया। और देखिए ये कुआं जब देखा जाता है तो उसे रेड कुआं के नाम दे दिया गया। कुआं में खून ही खून था, इतना आदमी उसमें फन गया था कि कुआं नीचे से ऊपर तक आ गया था लोग। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसका कारण ये था। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। इसमें पूछा जाए कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये आपका देखिए कि प्रभु सत्ता हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वहीं पे अगर देता है केंद्र का, तो ये आपका क्या हो जाता है, नागरिक हो जाता, और जनसंख्या हो जाता, तो ये आपका हो जाता। देखिए कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संभव प्रभुता है। राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होती है। वस्तुतः राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अंदर अधीन कार्य करता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन आपदा प्रबंधन 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को हुआ था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया, तो ये 2015 में किया गया था। इसमें देखिएगा कि प्रोत्साहन योजना बहुत सारा इसके अंतर्गत आ गया है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
60 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असम में किया गया है। देखिए कि ये 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा रोपवे देखिएगा तो जोशीमठ औली को जोड़ता है। असम की मुख्यमंत्री तो जानते ही हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वो कौन सा है? तो ये कांगेर घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए इंद्रावती गुरु घसीटी रामदास उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लगभग 11। मार्च 2024 में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान था। वन विहार और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गेंडा के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक ए बोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न का अनावरण असम के काजीरंगा उद्यान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज समस्याओं का स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो ये देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है। ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये आपका बताता है संविधान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरुआत हुई, तो ये 2009 में शुरू किया गया था। देखिए कि यूआईडी द्वारा जारी पहचान पत्र का आधार कार्ड कहलाता है और ये 12 अंकों का होता है। प्रथम UIDAI आधार रंजना सोनावाला महाराष्ट्र का बना था, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में देखिए CEO अमित अग्रवाल है। ये थोड़ा डाटा प्राचीन है, तो ये छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड, ये तो करंट अफेयर है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित किया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटा नारा दिया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यास प्रकाशन नामक पुस्तक की रचना की है। इनकी अन्य पुस्तकें देखिए पाखंड खंडन, वेद भाष भूमिका और ऋग्वेद भाष, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि, वल्भाचार्य मत का खंडन, ये इनका रचना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आत्मीय सभा और संगठित की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका जो बंगाली में था 1821 में और मीरातुल अखबार फारसी में था 1822 में प्रकाशित किया था। द्वारिका नाथ टैगोर के साथ मिलकर 1822 में बंगबंधु साप्ताहिक पत्रिका भी ये शुरू किए थे, जो 4 भाषाओं में था, बांग्ला, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पे 1857 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस की ये रामकिशन मिशन की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका लोनार झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुलगाढ़ा जिले में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। लोनार झील क्रेटर झील का भी उदाहरण है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है, तो ये आप याद रखिएगा। चिल्का झील ओडिशा में है अवस्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी लेंगुर या खारे पानी की झील है। यह रामसर आंध्रभूमि सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे अनेक द्वीप है, जिसमें नालाबाना द्वीप प्रमुख है। पुलिकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकर झील को बंगाल के खाई से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र इसी द्वीप पे स्थित है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 67 नंबर, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और देखिए कि पेड़ पौधे का भोजन बनाने में क्लोरोफिल ही काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है, ये पेड़ पौधों में खाना बनता है, तो जो हरा कलर होता है जिसमें पत्ता आ जाएगा, टहनी को छील के देखिएगा वहाँ पे भी हरा कलर होता है, तो यहीं पे प्रकाश के उपस्थिति में यहाँ पे भोजन तैयार होता है और देखिए कि फ्लेम के द्वारा पूरे वृक्ष से पहुँचाया जाता है उसके पूरे संरचना में, तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, तो ये सबसे दुर्बल आपका गुरुत्वीय बल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। गुरुत्वीय बल केवल एक आकर्षण बल है, सबसे अधिक बल नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि यह धन आवेशित प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रखता है। किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आरोपित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर किसी अन्य हल्के वस्तु को आकर्षित करने का बल उत्पन्न हो तो वह बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखेंगे लोग निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य इसमें देखिएगा कि आपका सी हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी गति के अनेकार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चाल, हालत और मोक्ष, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, दृष्टि शब्द तत्सम शब्द है और ये दृष्टि, तो देखिए दृष्टि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दही होता है, और द्रोण तत्सम शब्द है, इसका रूप जो होता है तद्भव दोना होता है। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत शब्द है उसको डायरेक्ट उठा के हम लोग यूज कर रहे हैं लोग, जैसे मत्स्य हो गया, अश्व हो गया, तो ये सब शब्द हो गया, और तद्भव होता है कि उसमें रूपांतरित किया गया है समय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम होगा, मर्त्य का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी है, अमर हो जाएगा। मर्त्य का मतलब जो मरने वाला है, अमर का मतलब कि जो हमेशा कभी नहीं मरेगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, तो देखिए कि आहार भोजन ये आपका सही विकल्प नहीं है, बाकी सही अपना मतलब विकल्प है विलोम शब्द का। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें पूछा जाए कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही है, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला इसे शतावधानी बोला जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 76 से 80 तक ये क्वेश्चन पूछेगा और इस गद्यांश को पढ़ना है सावधानीपूर्वक। तो चलिए देखा जाए, क्रोध वह मात्र के स्वभाव से जुड़ा हुआ है, वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का विकराल रूप जुनून है। व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है और न ही ज्ञान रहता है, इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं आने देना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है कि दूसरों को क्षमा करना सीखें, बीती हुई बात को भूल जाए और किसी को चोट न पहुंचाए, केवल कल्पनाओं में ही नहीं वास्तविक जिए। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध का विकराल रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जुनून हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो ये क्रोध ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पैराग्राफ भी है, इसमें एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है, तो इसका प्रमुख तरीका है दूसरे को क्षमा करना सीखना, ये आपका बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुण बोध नहीं रहता है, तो ये आपका मानवीय गुण का बोध नहीं होता है, वो जघन्य अपराध भी कर सकता है, ये इसमें दिया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा, तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, तो विकर्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आग्रह का विलोम क्या है, तो दुराग्रह है। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या है, तो अनुपयुक्त है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है, तो आपका विकीर्ण है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, 5 वर्ष पूर्व मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष था, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो 50 और 5 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माँ की आयु आपका 55 हो जाएगा, 11 इसमें घटा देंगे लोग, तो 82 का राइट आंसर डी है, यहाँ पे बना दिया गया अच्छी तरीक़ा से, तो इसका देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा,
तो देखिए कि श्रृंखला दिया गया है 100, 50, 200, 25 और 400, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो देखिएगा कि एक श्रृंखला चल रहा है, 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 400 है। तो यानी कि इसका दुगुना हो रहा है, 100 का दुगुना अगर करेंगे 2 से तो 200 हो जाएगा, और उसके बाद 200 का 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा कि 50 का ये आपका 25 आधा हो जाएगा और 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, आप एक बार ये देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये आपका दिया गया है और ये आपका बता भी दिया गया है कि किधर इसका मिरर है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आपका देखिए कि ये जो पॉइंट है ठीक इसके जस्ट नीचे आएगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो देखिए मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें 2, 3, 4 प्लस ऐसे करते जा रहा है। तो एस 19 है और 19 में आपका 6 जोड़ेंगे लोग तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका वाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 18 है। तो जो सेम पैटर्न है यहीं पे लागू हो रहा है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे आपका 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 24, और 24 पे एक सता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ये बताना है। तो इसका आसान उपाय होता है कि आप इनमें और इनमें गुना करा दीजिए या काट दीजिए इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका डी सही है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाता है। तो एक मोबाइल फ़ोन का कितना अंक होता है, 9, 10 अंक होता है सॉरी। तो इसमें राइट आंसर आपका 9:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो ऐसे भी देख के आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.9 रूट अंडर में है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा। तो सन्निकट मान देखिए कि यहाँ पे आपका निकाला गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.94 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। पूछा जा रहा है कि गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन 31.1/6 है किलोग्राम है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे हुए गेहूं का वजन क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि ए हो जाएगा। यहाँ पे बना दिया गया है तो हम नहीं बनाएंगे, आप देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 92 से 96 नीचे दिया गया ग्राफ का, अच्छा ग्राफ यहाँ पे दिया गया है और उसे देख के और उसका आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए कि मासिक खर्च दिया गया है और ये 1000 रुपये में है, यानी कि ये 5000 यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, टोटल 20,000 यहाँ पे अधिकतम खर्च होगा। और राशन ये दे दिया गया है जो काला वाला है, और ये आपका मकान है, ये शिक्षा है, परिवहन है, विधिक है। तो अब आपको बताना है, देखिएगा कि मासिक खर्च में देखिएगा कि राशन में आपका 20,000 खर्च हो रहा है, मकान किराया में आपका 15,000 और शिक्षा में आपका 10,000, परिवहन में आपका 5,000 और विविध में आपका 10,000 खर्च हो रहा है। तो इसी आधार पे हम लोग को बताना है। तो देखिए मासिक खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च हो रहा है। तो शिक्षा पे देखिएगा कि आपका 10,000 है और टोटल इसमें आपको एक बार बता दीजिएगा तो उसके बाद आसानी से ये निकल जाएगा। तो 10,000 ये आपका शिक्षा पे हो रहा है और 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 उसके बाद 10 आपका कितना हो जाएगा 45, और 45 और 10 55 और 55 5 60, तो ये 60। अब देखिए कि 60 में आपका 10,000 कितना परसेंट होता है। तो 60 में आपका तो 60 हो गया टोटल और 10% निकालना है और गुना में 100 कर दीजिए, ये आसानी से निकल जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/6 बचा है, तो इसमें 6 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा आपका 16:3 अनुपात कुछ बच जाएगा। तो देखिएगा 16:2/3 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, राशन तथा परिवहन पर मासिक खर्च का अंतर कितना है। तो राशन और परिवहन में मासिक खर्च पूछा जा रहा है। तो आपका राशन देखिए 20,000 और परिवहन कितना है तो 5,000 है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो ये 15,000 का अंतर हो जाएगा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 94 नंबर है 93 के बाद, इसमें पूछा जा रहा है कि परिवार का कुल मासिक खर्च कितना है या क्या है। तो अभी हम लोग जोड़े थे लोग, कितना आया था तो 60,000 आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, मकान किराया तथा परिवहन का खर्च का अनुपात क्या है। तो देखिए कि मकान का किराया आपका कितना है तो 15,000 हो गया यहाँ पे, और परिवहन का खर्चा 5,000 है। तो यहाँ 5 हो गया, काटेंगे लोग तो ये आपका 3 से कट जाए 5 से कट जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप देखिए 95 का आपका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। परिवार की विविध खर्च का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 60,000 पे हम लोग निकाल देंगे, विविध खर्च आपका कितना है 10 है, तो 60,000 पे निकालेंगे लोग तो वही क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आपका 16:2/3 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है। तो कौन सा पर्याय नहीं है, तो सराय जो है ये बिजली का पर्याय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिजली का पर्याय अगर देखना है तो देखिएगा कि दामिनी चपला तरित, ये आपका बिजली का पर्याय है। बिजली का अन्य पर्यायवाची शब्द है चंचला, विद्युत, क्षण प्रभा। सहायक शब्द का पर्यायवाची है सर, बाण और तीर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सुत पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो ये निवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तीव्र मंद, ये आपका ये हो जाएगा, तीव्र का मंद आपका सही विलोम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन करा दिए, अच्छी तरीके से कराए हैं। तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ इसे समाप्त किया जा रहा है। कोई भी सलाह देना है तो आप ज़रूर सलाह दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी सुधार किया जा सके। तो इसी के साथ इसे समाप्त कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।